Welcome to my channel Economic Success. Today I am going to discuss about the Keynes theory of employment and income, and in my next video I will discuss about the MCQs which are asked in UGC NET related to both the topics classical and Keynes theory of employment and income. In this video we will discuss first of all classical economics thought. It is very important to know what is the thought of classical economics so that we can differentiate between the Keynes and classical economics. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केन्स के जो व्यूज़ थे उनमें क्या डिफरेंस था। ये भी तो पता होना चाहिए कि केन्स ने हमें थ्योरी क्यों दी, कोई रीज़न तो रहा होगा, इसीलिए उसने ये थ्योरी बनाई, नहीं तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी तो थी। उनका क्या थॉट था? फर्स्ट ऑफ ऑल था फुल एम्प्लॉयमेंट, वो मानते थे इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। देन नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वो मानते थे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। देन नो ओवर प्रोडक्शन, वो मानते थे ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होगी। वो सेज लॉ ऑफ मार्केट पर डिपेंड रहते थे, वो मानते थे सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, सप्लाई अपनी डिमांड को खुद क्रिएट कर लेती है सो दैट ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी। देन वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट को मानते थे। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मीन्स अगर इकॉनमी में किसी वजह से कोई डिसइक्विलिब्रियम होता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन 1929 टू 33 तक एक टर्निंग पॉइंट आया जिसे हम डिप्रेशन पीरियड बोलते हैं। ये मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ में था। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा? इसका इफ़ेक्ट पड़ा ओवर प्रोडक्शन हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो मानते थे ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होगी और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी। तो इस तरह वो उनकी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। देन इस पीरियड पर क्या हुआ, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पास कोई भी सल्यूशन नहीं था तो केन्स आया। केन्स ने क्या किया? डॉक्टर मार्शल, जो हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो उसने क्या किया? डॉक्टर मार्शल को क्रिटिसाइज़ किया और बताया कि कभी भी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, कभी भी ये जनरल सिचुएशन नहीं हो सकती। तो उसने एक नया मॉडल बना दिया। वो क्या था? उसे हम बोलते हैं केन्जियन रेवोल्यूशन। उसे हम केन्जियन रेवोल्यूशन के नाम पर भी जानते हैं और केन्जियन मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन भी बोला जाता है। ये उसके दो नाम हैं जो यूजीसी में पूछे जा सकते हैं। सो यू रिमेंबर इट। नाउ वी एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ केन्स। तो सबसे पहले इसकी अजम्पशंस हैं। इसने कुछ माना, इसने क्या माना कि शॉर्ट पीरियड होगा। उसकी थ्योरी जो है वो शॉर्ट पीरियड में अप्लाई होगी क्योंकि वो मानता था लॉन्ग पीरियड में सभी मर जाते हैं, तो इसलिए जो थ्योरी है वो उसकी शॉर्ट पीरियड में होगी। देन उसने माना परफेक्ट कंपटीशन होगा। परफेक्ट कंपटीशन मीन्स जहाँ पर बेचने वाले और ख़रीदने वाले बहुत होते हैं एंड वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को यानी कि सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। देन उसने क्लोज्ड इकोनॉमी को माना कि कंट्री का किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं होगा। लेबर इज़ ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक लेबर ही यूज़ की जाएगी, लेबर को ही ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना। देन कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को उसने क्या माना? एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या कि उसे हम प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए कर सकते हैं। इस अजम्पशंस पर भी एक थ्योरी है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। देन Now let's move on explanation. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पर, जिसे हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड। इफ़ेक्टिव डिमांड क्या होती है? जब हमारी जो कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड का जो समेशन होता है, जो हमारी कंजम्पशन डिमांड है प्लस जो हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड है,
उसके समेशन को हम अपनी इफ़ेक्टिव डिमांड मानते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जिस पॉइंट पर वो कट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं ये उनकी इफ़ेक्टिव डिमांड है। सो देन इसे इफ़ेक्टिव डिमांड मॉडल भी बोला जाता है। तो इसके 3 नाम और हैं जो हमने देख लिए, इफ़ेक्टिव डिमांड है और पीछे हमने 2 नाम पढ़े हैं। देन अब उसकी थ्योरी जो है वो 2 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एग्रीगेट डिमांड पर और एग्रीगेट सप्लाई पर। ये उसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, जो हमारी घरेलू मांग होती है उसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो इन्वेस्टर्स की डिमांड होती है मनी को लेकर और भी, वो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। देन होती है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट की भी डिमांड होती है, वो ट्रेड करती है तो इसलिए गवर्नमेंट की डिमांड भी होती है। देन टोटल एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो भी एक क्या है, डिमांड है ना दूसरी कंट्रियों की। तो इसलिए ये सब जो पॉइंट्स हैं वो आते हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड में। सो इसलिए एग्रीगेट डिमांड क्या बन गई, सी, हमने इसे एक सिंबल्स दे दिए, इसे हम सी मानेंगे, आई, जी और एक्स माइनस एम वो हमारा है एक्सपोर्ट। सो एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसको मिलाकर बनेगी हमारी एग्रीगेट डिमांड। देन लेकिन उसने क्या बोला, उसने ये अज्यूम किया है अपनी अजम्पशन में कि इकॉनमी क्लोज होगी, नो फॉरेन ट्रेड, नो फॉरेन ट्रेड नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं होगी और वो जो एक्सपोर्ट है वो भी नहीं होगी। तो इसलिए क्या होगा, सिर्फ जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो रह जाएगी हमारी कंजम्पशन प्लस हमारी इन्वेस्टमेंट। नाउ अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम बोला जाता है। मीन्स जो हमारी सप्लाई है वो हमारी नेशनल इनकम है और ये नेशनल इनकम कहाँ कहाँ पर स्पेंड की जाती है, कंजम्पशन पर। जो हमारी इनकम है हम क्या करते हैं, उससे कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं, कुछ हम सेव करते हैं, कुछ टैक्सेस के अकॉर्डिंग जो हमारे टैक्सेस लगते हैं उनके अकॉर्डिंग हम पे कर देते हैं और कुछ इंपोर्ट्स कर लेते हैं, बाहर से कोई चीज़ मंगवा लेते हैं। तो ये हमारी क्या हुई, एग्रीगेट सप्लाई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या बन गई, सी प्लस एस प्लस टी प्लस आई, मीन्स कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स। लेकिन वही सेम बात, गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्सेस भी नहीं लगेंगे और अगर क्लोज्ड इकॉनमी है तो ट्रेड भी नहीं होगा तो इंपोर्ट्स कहाँ से आएंगे। सो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे लिए क्या बचेगा, एग्रीगेट सप्लाई क्या आएगी, ये सी प्लस एस। सो ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है उसी को हम क्या मानते हैं, इनकम मानते हैं। देन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, ये हम अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई क्या होती है, इक्वल हो जाती है, जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर जाते हैं वो पॉइंट हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो ये हमें पता है, एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या है, सी प्लस आई जो हमने पहले निकाला, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, सी प्लस एस, मीन्स कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये है हमारी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सी और सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। सो इक्विलिब्रियम क्या बना, एक कंडीशन ये बनी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी तब इकॉनमी में इक्विलिब्रियम आएगा, और दूसरी कंडीशन क्या बनी, जब इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल आएगी तब इकॉनमी इक्विलिब्रियम में आएगी। सो इसको हम देखेंगे एक टेबल के अकॉर्डिंग। ये हमारे अकॉर्डिंग जैसे भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया, ये है हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन लेवल ऑफ इनकम, देन कंजम्पशन, फिर हमने सेविंग,
इन्वेस्टमेंट, देन हम निकालेंगे एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई को प्लस करके, अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्लस करके, देन हम रिजल्ट्स देखेंगे। पहले हम मान लेते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो हमारी सप्लाई भी ज़ीरो होगी, लेकिन हमारी कंजम्पशन होगी। जो हम नेक्स्ट के वीडियो में अगर कंजम्पशन फंक्शन वीडियो देखेंगे तो तब हम ये समझेंगे कि जो हमारी इनकम नहीं हो तब भी हमारी कंजम्पशन होती है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो हमेशा रहती है, हमारी कंजम्पशन जो है वो हमेशा रहती है। सो इसलिए कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होती। देन सेविंग तो होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारे पास इनकम ही नहीं है तो हमारे पास सेविंग नहीं होगी। देन इन्वेस्टमेंट को क्या फिक्स माना जाता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है। शॉर्ट पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट है वो बार बार चेंज नहीं हो सकती। और एग्रीगेट डिमांड कहाँ से निकाली जाएगी, हमारी सी प्लस आई को करके, जो ये हमारी टर्म्स हैं उन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आएगा, और एग्रीगेट सप्लाई तो हमारी इनकम है। ओके, देन ये लेवल ले लिए हमारे N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5। देन हमने इनकम ले ली 100 के डिफरेंस के साथ, 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। देन कंजम्पशन क्या होती है, पहले हमारी 100 थी, देन 150, उसे हमने क्या किया 50-50 के साथ प्लस कर लिया। ओके, ये बन गया। और सेविंग क्या होती है, हमारी इनकम से जो हम कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं वो हमारा क्या आता है, सेविंग आता है। सेविंग हम कैसे निकालते हैं, y माइनस सी करके, तो ये हमारी बनती है सेविंग। देन इन्वेस्टमेंट जो हमने फिक्स ली है 100। देन एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे, वो कहाँ से निकालेंगे, सी प्लस आई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। अब देखो उन्होंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो भी 400 है, और हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी 400 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए। तो ये कंडीशन है उनकी इक्विलिब्रियम की। इसके ऊपर का क्या है, देखिए इसके ऊपर जो हमारी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 100, 200 और 300 है, ये 200, 250, 300 और 350 है। नीचे क्या हुआ, हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो बढ़ गई। अब हम देखेंगे इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग। जो पहले हमने बोल दिया, सप्लाई जो है वो हमारी ज़ीरो हो सकती है, इसलिए ये 0 पॉइंट से स्टार्ट होती है जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है, लेकिन डिमांड कभी ज़ीरो नहीं होती, तो इसलिए ये यहाँ से शुरू की जाती है, ज़ीरो से शुरू नहीं की जाती। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। तो इस यहाँ पर देखिए, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है। जहाँ पर वो कट करती हैं वहीं पर क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम होगा, और इसे ही हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, जो मैंने पहले बता दिया आपको। और देखिए कहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ, 400 पर। इसके नीचे क्या है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसके ऊपर क्या है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है। दूसरी साइड हमने ये भी देखा कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग है वो भी अगर इक्वल होगी तब भी इक्विलिब्रियम माना जाता है। हमने क्या लिया, इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट लिया, दैट्स वाई ये क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी। और सेविंग को हमने ये देखा है, पहले जो हमारी सेविंग होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले उसे नेगेटिव लिया, देन वो पॉजिटिव हुई। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर उन्होंने कट किया तो ये पॉइंट उनका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का हो गया। ओके, यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या है, हमारी सेविंग ज़्यादा है। सो होप यू अंडरस्टैंड कि उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट
डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरी कंडीशन क्या है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू सेविंग। देन इसे हम एक और फॉर्म में देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग यूजीसी नेट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहले हमें पता है इक्विलिब्रियम जो है वो है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। देन एग्रीगेट डिमांड हम जानते हैं C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है। C इज़ इक्वल टू, ये मैंने C0 ले लिया, आप कुछ भी C ले सकते हो, C0 प्लस BY। ये क्या है, केन्स का कंजम्पशन फंक्शन है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये है केन्स का कंजम्पशन फंक्शन। C0 क्या है, उसकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो गवर्नमेंट करती ही करती है, जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जाता, वो क्या होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। देन B क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मीनिंग होता है कि हम अपनी इनकम से कितना पार्ट जो है कंज्यूम करते हैं, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, और वाई हमारी क्या है, इनकम है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास C की वैल्यू आ गई, C0 प्लस BY। हम इस फर्स्ट में उसे पुट कर देंगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C0 प्लस BY मीन्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट क्या आएगा, इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई को हम जानते हैं, वो हमारी क्या होती है, इनकम। सो ये दोनों हम क्या रख लेंगे, इक्वल। इक्वल रखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये कंडीशन बनेगी। हमने जो BY था वो Y वाली साइड पर ले गए और दूसरा एक साइड, यहाँ पर हमने Y को कॉमन निकाल लिया और Y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्या आया, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो इससे हमें क्या पता चला कि हमारी जो इनकम का इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड करता है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी होगी, ओके, और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, और साथ के साथ हमारी MPC कितनी होगी। सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, मीन्स जो हम करते ही करते हैं, जिसे हम टाल नहीं सकते, जो हम ज़रूरत है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ों पर हम कंजम्पशन करते ही करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। आप मान लो हमारी जो कंजम्पशन है ऑटोनॉमस वो 100 है, 100 रुपीज़ तो हम कंज्यूम करते ही करते हैं, और हमारी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो 0.5 है, उसे हमने मान लिया, वो हम इसमें पुट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट हमने जो पहले ही फिक्स मानी है। तो जो ये हमने अपना फॉर्मूला निकाला उसमें अगर पुट करेंगे तो देखिए क्या आया हमारे पास, 400। So hope you understand how we calculate the income by the formula of Keynes. Then अब हम देखेंगे कि ओवरऑल इस थ्योरी में उसने हमें क्या बोला है। पहले क्या है, जो इन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या है हमारी, एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो उसने उसकी जो सारी की सारी थ्योरी है वो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पर ही डिपेंड करती है, हमारी डिमांड कितनी होगी, हमारी सप्लाई कितनी होगी। देन जो कंजम्पशन ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन डिपेंड करती है हमारे पास इनकम कितनी है, देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम कंज्यूम कितना करते हैं। देन जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मींस जो हमारे मनी की वैल्यू कितनी है, ओके। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो इन्वेस्टमेंट है पहले तो हमारी मनी की वैल्यू कितनी है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, उस पर डिपेंड करेगी हमारी इन्वेस्टमेंट। जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो डिपेंड करती है आगे शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस। शॉर्ट टर्म में हम क्या सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग पीरियड में हम क्या सोचकर करते हैं कि शॉर्ट पीरियड में वो हमारी मनी की कितनी वैल्यू रह जाएगी, लॉन्ग पीरियड में कितनी होगी, ये सब सोचा जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि डिमांड फॉर मनी कितनी है, अगर डिमांड फॉर मनी बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम और बढ़ा सकते हैं, और साथ के साथ सप्लाई ऑफ मनी भी डिपेंड करती है। सो ये थी उसकी थ्योरी, लेकिन उसकी थ्योरी में
उसने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बताया। उसने बोला कि हमारी इकोनॉमी में 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक होता है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लासिकल सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लेकिन इसने 2 और जो है उन कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया है। पहले हम ये डायग्राम देखेंगे। ये हमारी है फुल एम्प्लॉयमेंट के। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई करो जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पर कट करेंगे, उससे पहले वो कट नहीं करेंगे। लेकिन ये कंडीशन है, इसे हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके अकॉर्डिंग इस कर्व्स को यहाँ पर कट करना चाहिए था जो हमारी डिमांड थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू डिप्रेशन। क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, इकॉनमी डिप्रेशन में हो सकती है, तो जो हमारी इकॉनमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंचने से पहले ही एक इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। इक्विलिब्रियम में कैसे कि इस पीरियड में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है डिप्रेशन के टाइम पर, जिसे हम बोलते हैं मंदी का टाइम। उस पीरियड पर क्या होता है, हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो इनकम हम अपनी कंजम्पशन पर यूज़ करते हैं, वो हमारी कम होती है। लेकिन मंदी के टाइम समझते हो ना, मंदी के टाइम पर जो हमारी इनकम है और एम्प्लॉयमेंट लेवल है, प्राइस है, वो सब जो है वो कम होता है इस टाइम पर। तो इसलिए क्या होता है, लोगों के पास पैसा नहीं है, सप्लाई तो बहुत होती है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो डिमांड नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कर्व जो है एग्रीगेट डिमांड, वो फुल एम्प्लॉयमेंट से तक पहुंचने से पहले ही वो कट कर जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन पीरियड। और एक है हमारा ओवर एम्प्लॉयमेंट जो इक्विलिब्रियम होता है। कई बार क्या होता है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो पीछे रह जाती है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम होता है वो आगे जाकर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इन्फ्लेशन के पीरियड पर। इन्फ्लेशन के यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो हमारे प्राइजेस भी ज़्यादा होंगे, प्राइजेस ज़्यादा हैं तो क्या होगा आगे, इसमें क्या होता है कि लोगों के पास इनकम भी काफ़ी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इनकम कम होती है डिप्रेशन में यहाँ पर। तो इसलिए ये जो कर्व है वो बहुत आगे जाकर कट करती है। सो होप यू अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद अगर हमने जो हमारी डिप्रेशन है उसे ख़त्म करना है, हमारी जो इन्फ्लेशन है उसे हमें ठीक करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई करो, ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड करो। क्या हुआ, इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट में चाहिए थी, यहाँ पर चाहिए थी, लेकिन ये पहले कट कर गई। क्यों हुआ? क्योंकि इस टाइम पर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनकम भी कम है। अगर इनकम कम होगी तो हमारी कंजम्पशन कम होगी, और इसका मतलब क्या हुआ, हमारी डिमांड कम होगी। दूसरी साइड यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिमांड क्रिएट करनी चाहिए। डिमांड क्रिएट कैसे होगी, अगर गवर्नमेंट न्यू इन्वेस्टमेंट करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, न्यू इंडस्ट्रीज़ लगाएगी, रोड्स बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, कोई कंस्ट्रक्शन के काम चलाएगी, जिससे लोगों को क्या मिले, काम मिले। ओनली कंस्ट्रक्शन नहीं, और भी बहुत जगह पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इससे क्या होगा, उनकी क्या बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड जो है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे? अगर लोग काम पर लग जाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। सो ये जो कर्व है वो ऊपर चली जाएगी। तो क्या होगा, वो एक न्यू पॉइंट पर कट करेगी। यहाँ पर हमारा क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगा। और इस गैप को क्या बोला जाता है, डिफ्लेशनरी गैप। ये क्यों आता है डिफ्लेशनरी गैप? क्या होता है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। देन अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो तो उसे हम कैसे ठीक करते हैं, ये हमारा क्या है, 45 डिग्री का एंगल है। ये तो उसका फिक्स है, जो हमारी सप्लाई है वो ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी। यहाँ पर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पर हमारी इनकम है।
क्या हुआ, यहाँ पर इकॉनमी क्या है, हमने देखा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पीछे रह जाती है लेकिन वो आगे जाकर कट करती है। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है जहाँ पर इकॉनमी है। यहाँ पर क्या है, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई से, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा, तो इसलिए उनका जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या है, एक्सेस डिमांड है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिमांड को रोकना है, रिड्यूस करना है। तो एक तो ये करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी लगाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि वो मनी की सप्लाई को कम कर देगी। यहाँ पर क्या करती है, वो फिस्कल पॉलिसी लगाकर क्या करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। ओके, दूसरी और वो क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, बहुत सारे टैक्सेस लगा देगी। अगर टैक्सेस लगाएगी तो लोगों की इनकम जो है वो कम हो जाएगी। देन इससे क्या होगा, हमारी कंजम्पशन कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो हमारे पास इनकम जो है वो कम हो जाएगी और हमारी डिमांड कर्व है जो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट था। तो इस तरह क्या किया जाता है कि हमारी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाया जाता है। देन इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी Keynes is considered as a evaluation not a revolution। उसे एवेल्यूएशन के तौर पर माना जाता है, उसे रेवोल्यूशन के तौर पर नहीं माना जाता। उसे इन्वेंटर नहीं बोल सकते, और वो एवेल्यूएशन है, उसने कुछ एवेल्यूएशंस किए हैं जो हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो you will watch the UGC exam preparation MCQs related to those both theories, classical theory and Keynes theory, and as well as this topic also. Thank you so much.